go to the previous year papers and cross check them, you will definitely find that there will be options which will be more confusing than in other topics, right? So अब देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया, इकोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज इकोलॉजी, और क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। सो व्हाट इज इकोलॉजी? पहले तो मुझे यही बताइए, इकोलॉजी कहते किसको है? व्हाट इज इकोलॉजी? बोलो भाई लोगों, कौन बताएगा? A study of ecosystem. Study of ecosystem. ecosystem. That's it. No, I am not agree. Yes sir, वही होगा ना, relationship between organism, dependence, interdependence. अच्छा, 13 और 15 चैप्टर है ना इस सिलेबस में अपने, है ना? Yes. अरे यार लास्ट टाइम तूने बताया 13 15 है। आयशा कौन सा है, 13 15 है? Yes sir, 13 और 15 है। ठीक है, 13 और 15 बोर्ड में। Yes. ठीक है, ओके, दैट्स इट। हाँ, और कोई बताएगा भाई लोगों? somebody else? Sir, biological और physical relationship of organism and the nature. थोड़ा सही है, तो आप थोड़ा सही पे आ रहे हो, सही बता रहे हो। देखो चलो मैं बताता हूँ। हाँ, देखो इकोलॉजी है क्या चीज? इकोलॉजी जो है ये दो टर्म से मिलकर के बनी है, दो टर्म का कॉम्बिनेशन है इकोलॉजी। इकोलॉजी में थोड़ा बढ़िया से पढ़ाऊंगा, रीजन ये कि नीट में जेनेटिक्स के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन इकोलॉजी से आते हैं, है ना? मतलब थोड़ा सा बुक में तो आपके कम दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हमको चाहिए नॉलेज बियॉन्ड द बुक अंडरस्टैंडिंग के लिए। रीजन ये कि इसमें क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस बहुत, क्वेश्चन इजी मिलेगा, ऑप्शन कंफ्यूजिंग मिलेंगे, राइट? तो देखो इकोलॉजी जो टर्म है ये दो चीजों से मिलकर बना है, ओइकोस एंड लोगोस। ठीक है, ओइकोस मीन्स होता है, ओइकोस मीन्स ये ग्रीक टर्म है ना? इकोलॉजी इज ए ग्रीक टर्म, तो इसका ओरिजिनेशन एक्चुअली ग्रीक है। ठीक है, तो ओइकोस होता है, ओइकोस हाउस और ड्वेलिंग, जहां अपन रहते हैं, हाउस और ड्वेलिंग, ओइकोस का मतलब होता है ना? और लॉगस टर्म्स मीन्स होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव। इसका जो एक टर्मिनोलॉजिकल मीन है ये निकलता है, ठीक है ना? और एक्चुअली इकोलॉजी, ये जो ओइकोस और लॉगस, ये डिनोट करते हैं कि दिस इज समथिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और किसी ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरमेंट के साथ में क्या रिलेशन है, दैट इज इकोलॉजी। जैसे कि हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्स कर, तो हमारा और ग्लोबल वार्मिंग से जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली इकोलॉजी है, राइट? और इकोलॉजी जो टर्म था, है ना, एक फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था जूलॉजिस्ट, नॉट जियोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट। तो फ्रेंच जियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था आइसोडोर जेफरी। आइसोडोर जेफरी साहब ने, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 18 नहीं, ये तो पुरानी बात है, 1859 में इस टर्म को दिया, है ना? और इकोलॉजी को हमने कंसीडर अपने एक एज ए स्टडी उसको बहुत बाद में इंक्लूड किया, तो नोट करेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए। इकोलॉजी इज अ बायोलॉजिकल साइंस, इकोलॉजी इज अ बायोलॉजिकल साइंस which deals with
The complex interaction. Ecology is a biological science which deals with complex interaction among organism and between organism and their environment full stop. French zoologist Isidore Geoffrey in 1859 proposed Isidore Geoffrey, French ecologist Isidore Geoffrey in 1859 proposed term ecology. ठीक है, तो आइसोडोर जेफरी जो थे उन्होंने साहब ने ये टर्म प्रपोज किया हुआ था. क्लियर? ओके, यस नेक्स्ट नोट करेंगे. अर्नेस्ट हैकल. अब देखो ये प्रपोज किया था, लेकिन इस टर्म को क्वाइन करने का क्रेडिट किसको जाता है? उन्होंने कहा था इथोलॉजी, ETHO, ECO नहीं, ETHO. तो थियोडोर थी है दोनों सेम चीज, ठीक है ना, इकोलॉजी. इसको उन्होंने नाम दिया इथोलॉजी. आइसोडोर जेफरी ने कहा इथोलॉजी, ETHOLOGI, ठीक है ना. लेकिन इसको जो इकोलॉजी करंट जो टर्म है उसको क्वाइन करने का जो क्रेडिट जाता है अर्नेस्ट हैकल को जाता है. तो नोट करेंगे, अ जर्मन बायोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल. अच्छा, अर्नेस्ट हैकल ने कुछ और काम किया था क्या? सर जेनेटिक्स में कुछ किया था इसमें? किसी चीज की खोज की थी, बहुत फेमस आदमी है. इनके बारे में अगर कहा जाए तो इन्होंने कहा था कि किसी चीज को बोला ऑफ लाइफ. क्या था वो? सर रिपीट करिए. इन्होंने किसी चीज को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था. किस चीज को कहा था? प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. किसने कहा था? अब नीट का क्वेश्चन है भैया. मैंने बताया भी था आपको, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. ये अर्नेस्ट हैकल ने कहा था, ठीक है ना. तो ठीक, चलिए नोट कीजिए. अभी फिर इसके बाद फिर एक डायग्राम में दिखाता हूं. तो इकोलॉजी जो था, तो मैंने आपको बताया, हाँ, आइसोडोर जो जेफरी थे इन्होंने इकोलॉजी के लिए एक टर्म यूज किया और इन्होंने उसको कहा इथोलॉजी, है ना. क्या? इथोलॉजी. और इसी को अर्नेस्ट हैकल ने, ना, अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैकल. तो अर्नेस्ट हैकल ने कहा इसको, इसी को बोला इकोलॉजी, ठीक है. तो ये टर्म अर्नेस्ट हैकल ने दिया, इथोलॉजी टर्म आइसोडोर जेफरी ने दिया हुआ था, ठीक है. नेक्स्ट, एजी टेंसले. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया. एजी टेंसले in 1935 proposed term ecosystem.
proposed term ecosystem. Proposed term ecosystem. ठीक भाई, ओके। अब देखो भाई लोगों, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पहले हम लोग एक ग्राफ पढ़ते हैं कि बायोम क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज बायोम। अच्छा, बायोम पढ़ने से पहले एक बात और, कुछ बेसिक बातें हैं, माइट भी आपको पहले से पता होंगी, तो पूछ लेता हूं मैं, है ना आपसे। वेजिटेशन क्या होता है, व्हाट इज वेजिटेशन। वेजिटेशन फ्लोरा वगैरह, प्लांट, ट्रीज। देखो, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट की पॉपुलेशन को वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है ना, उसी को हम लोग फ्लोरा कहते हैं। फौना किसको बोलते हैं, फौना। फौना एनिमल्स को एक पर्टिकुलर एरिया के। हाँ, ठीक है। और फ्लोरा और फोना दोनों को मिला करके हम पॉपुलर काउंट करते हैं कि इकोलॉजी में इकोलॉजी की क्या पॉपुलेशन है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में एक ग्राफ है, उससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो देखो, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे जो एनवायरनमेंट होता है ना, क्लाइमेट होता है, उस क्लाइमेट को, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के फ्लोरा और फोना को जो डिफाइन करने वाले, मतलब किसी इकोसिस्टम को, किसी इकोलॉजी को डिफाइन करने वाली जो चीजें होती हैं, वो दो चीजें होती हैं। वहां पे कितना एनुअल टेम्परेचर है और कितना वहां प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश। तो वहां पे पर्टिकुलर जगह पे कितनी बारिश होती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वहां पे पर्टिकुलर जगह में कितना वहां पे टेम्परेचर रहता है पूरे साल में। ये दो चीजें मिलकर के डिफाइन करती हैं। ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, देखा है ना सबने, देखा है। यस सर। तो ये ग्राफ भैया याद रखना, ये ग्राफ क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ क्या चीज है, समझते जाइए बात को। यहां पर ये वाली एक्सिस पे हमने लिखा है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। नाउ व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन। देखो, प्रेसिपिटेशन में किसी भी तरह से वाटर, है ना, वाटर किसी भी तरह से जमीन पे जो गिरता है उसको हम प्रेसिपिटेशन, मतलब कंडेंसेशन ऑफ वाटर। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर प्रेसिपिटेशन में क्या क्या ऐसे होती है, इट मे बी स्नो, इट मे बी वाटर, है ना, इट मे बी ड्यू, है ना। किसी भी फॉर्म में वाटर कंडेंस होकर के अगर गिरता है तो उसको अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। आप ये मत समझिएगा प्रेसिपिटेशन में सिर्फ बारिश, और इसको अपन सेंटीमीटर में नापते हैं। ठीक है, ऊपर है मेन एनुअल टेम्परेचर। आप देखते जाओ, यहां पर क्या है कि टेम्परेचर कहां से हमने लिया, -15 से लिया हुआ है। -15, -10, -5, 0, 5, 10, फिर प्लस में ऊपर चला गया, है ना। तो यहां से प्लस में, प्लस प्लस में, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या है, जहां पर टेम्परेचर -10, -10 के आसपास है, एवरेज टेम्परेचर -10 से लेकर के 0 तक रहता है पूरे साल भर, है ना। और वहां पर प्रेसिपिटेशन कितना होता है, 50 से 100, मतलब बर्फ थोड़ी बड़ी कंडेंस होकर के गिरती है। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, आर्कटिक या अल्पाइन। वहां पे क्या होगा, हमेशा जो भी प्रेसिपिटेशन होगा वो स्नो के फॉर्म में होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ऐसी जगह पे क्या होगा, सिर्फ वही प्लांट उगेंगे और वही एनिमल रह पाएंगे जो कि वहां के लिए सरवाइव करने के लिए अडेप्टेड है। जैसे पोलर बियर हो गया, है ना, कोनिफर्स हो गया, कोन जैसे दिखने वाले। ठीक है, अब देखो उसके ऊपर आ जाओ, है ना। अब ऊपर जब आते हैं आप, तो एवरेज टेम्परेचर 0 से लेकर के 10 तक रहता है, और ऊपर यहाँ पे 15 तक, 0 से 15 तक एवरेज टेम्परेचर, है ना। तो आर्कटिक वाले पार्ट में क्या हो गया, ऊपर पार्ट अंटार्कटिक हो गया और आर्कटिक वाले, यही दो पार्ट आ गए। अब देखो आ जाते हैं 0 से लेकर के 10 तक। तो 0 से 10 तक जहां टेम्परेचर होता है, अब रेनफॉल कितनी है, रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से लेकर के 250 सेंटीमीटर तक, ठीक है। और टेम्परेचर, तो ऐसे एरिया में इस इन दोनों के, समझ रहा हो ना मेरी बात को, ग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर Yes, sir. कैसे फॉरेस्ट होंगे, कोनीफेरस फॉरेस्ट होंगे, है ना। बारिश खूब होगी लेकिन टेम्परेचर का रेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव में नहीं जाएगा। एवरेज टेम्परेचर 15 जा रहा है,
ऐसी जगह पर कोनिफेरस, तो कोनिफेरस प्लांट मतलब ये किस जगह की बात की जा रही है? जम्मू कश्मीर वाला जो रीजन हो गया, वहां पे कोनिफर्स पाए जाते हैं। आर्कटिक, अल्पाइन या टुंड्रा, लेह लद्दाख, है ना? वहां पे हम इंडिया के अगर टर्म्स में बात करें। अब और ऊपर आ जाओ, जहां जब एवरेज टेम्परेचर 10 से लेकर के कहां तक है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? कैसी? जहां पे हम लोग रह रहे हैं। और रेनफॉल कितना होता है? रेनफॉल भाई साहब देखो 50 से ऊपर है, 75 से लेकर के रेनफॉल कहां तक हो रहा है? 250 तक हो रहा है, 250 तक हो रहा है। तो ऐसी जगह पे कौन है जहां हम लोग रह रहे हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है? और ये आपका हरियाणा, हरियाणा का कुछ पार्ट आएगा, है ना? एमपी, यूपी, बिहार, दिल्ली, दिल्ली भी इसमें नहीं आएगा, दिल्ली आता है सेमी एरिड रीजन में, है ना? तो टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है? तो ये टेम्परेट फॉरेस्ट यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्या होगा? चौड़े पत्ती वाले प्लांट पाए जाएंगे, है ना? और ये डेसिडुअस होंगे, जो अपनी पत्तियां गिरा देंगे, ठीक है? आप देखो ऊपर ट्रॉपिकल वाले की बात करेंगे, तो ट्रॉपिकल का क्या सीन है? 20 हाई टेम्परेचर, 20 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर, ठीक है? और हाई रेनफॉल। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से हो गए? रेन फॉरेस्ट। कैसे? कैसी जगह पे? रेन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं हमारे यहाँ? केरला में, ठीक है? जबरदस्त बारिश होती है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक बारिश, केरला और मेघालय, ठीक है? और टेम्परेचर मेघालय में तो हाई नहीं होता, लेकिन केरला में टेम्परेचर हाई रहता है। तो इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है? ग्रासलैंड कहाँ पे पाए जाएंगे? 0 से लेकर के रेनफॉल कितनी हो रही है? 75, 100 के आसपास तक रेनफॉल हो रही है। और टेम्परेचर कहाँ है? टेम्परेचर 0 से लेकर के एवरेज टेम्परेचर कितना कहाँ तक जा रहा है? 30 के आसपास तक जा रहा है, 25-26 तक जा रहा है, ठीक है ना? तो ऐसी जगह पे क्या? ग्रासलैंड, जैसे सवाना, अफ्रीका में यही हाल होता है, सवाना। वहां पे क्या होता है? रेनफॉल कम होती है और टेम्परेचर हाई रहता है, तो वहां ग्रासलैंड पाए जाते हैं। और जहां पर 50 से कम रेनफॉल है, 50 से कम रेनफॉल है, और टेम्परेचर हमेशा हाई बना रहता है, 5 से लेकर के 27 तक, एवरेज टेम्परेचर की बात की जा रही है, ठीक है? तो ऐसी जगह पे डिजर्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ये ग्राफ याद रखना, कई बारी ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये ग्राफ आपके स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो बना लोगे ग्राफ? अब तो बना लोगे ना? सर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है? हाँ, ग्राफ ग्राफ बनाना पड़ेगा। मान लो तुमसे पूछ लिया कि काइंडली डिफाइन हाउ द प्रेसिपिटेशन एंड द टेम्परेचर डिफाइन द इकोसिस्टम और फॉरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर एरिया। तो ठीक सर है, ऐसे में सेम बनाना होगा? सेम ऐसे ही बनाना, मतलब बिल्कुल ऐसे कॉपी नहीं करके आना, इसी टाइप का बनाना, एवरेज याद रखना, ठीक है? यार ऐसे याद रखना कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, रेनफॉल ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? ओके सर। यस सर। ऐसे। लेकिन ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से, है ना? 3 मार्क्स में आएगा। अब ये अगर 3 मार्क्स में आएगा तो सब नहीं पूछेंगे कि सभी बनाओ, 2-4 पूछ लेंगे, कोनिफेरस, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, या डेजर्ट शो कर दो, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड शो कर दो, ऐसे करके आएगा, ठीक है? यस सर। तो ग्राफ आप लोग बना लोगे, ग्राफ तो एनसीईआरटी में दे रखा है सेम, है ना? जी सर। चलिए ठीक है, अब आते हैं, अब देखो एक्चुअल में इकोलॉजी होती क्या है ना? अह, हम्म, अब देखो प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट कैसे? अच्छा, प्रेसिपिटेशन देखो रैन, ऐसे प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करते हैं, समझो बात को। तुमने देखा होगा ना कि इतने सेंटीमीटर बारिश हुई, ये पढ़ा होगा कि आज इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई, आज इतने सेंटीमीटर बारिश हुई। तो हम करते क्या है प्रेसिपिटेशन कैलकुलेट करने के लिए? क्या होता है कि एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, हर सिटी में होता है, ठीक है? बहुत सारे, देहरादून में है, दिल्ली में भी है, दिल्ली में पूसा के पास में है, सब जगह है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है कि उनके पास एक बाल्टी होती है, ऐसी बकेट, वो ट्रांसपेरेंट टाइप की बकेट होती है, जैसे तुमने लैब में बीकर देखे होंगे ना, उस टाइप के बीकर होते हैं, ठीक है? अब उस बीकर में क्या होता है, यहाँ पे निशान बने हुए होते हैं, है ना? निशान यहाँ पे,
सेंटीमीटर में निशान बने होते हैं। देखा होगा ना, बीकर इसी टाइप के होते हैं, सेंटीमीटर में निशान बने होते हैं। एमएल लिखा होता है मिलीलीटर में, है ना? तो इसमें यहाँ पे सेंटीमीटर में निशान बने होते हैं। बारिश हुई, और जिस दिन बारिश हुई तो इसमें जितना पानी इकट्ठा हुआ, तो आज दिन भर में इतने सेंटीमीटर ये भर गया। तो सपोज दैट सुबह बारिश हुई, वो इतना भर गया, फिर शाम को हो गई, फिर इतना भर गया। तो आज अगर ये 100 सेंटीमीटर, तो मैं लिख लूंगा आज ये अगस्त में, इतने अगस्त को 100 सेंटीमीटर बारिश हुई। फिर मैंने देखा अगस्त में 30 अगस्त को कितनी 200 सेंटीमीटर बारिश हुई। फिर मैंने देख लिया कि सितंबर में कितनी बार, सितंबर में 4 बार बारिश हुई। एक बार 100 सेंटीमीटर हुई, दूसरी बार 150 हुई, फिर 100 सेंटीमीटर हुई। अब इस तरह से पूरे साल में जितना बारिश हुई होगी, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, साल में जितनी बार बारिश हुई और जितने सेंटीमीटर बारिश हुई, कैलकुलेट करके पूरे साल भर का एवरेज ले लेंगे। पता लग जाएगा कि हमारी एनुअल रेनफॉल क्या होती है। ये ऐसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, अब देखो इकोलॉजी क्या चीज होती है। इकोलॉजी इज दैट इज, एक तो होता है एबायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गई, ये एबायोटिक एनवायरनमेंट, ठीक है ना। उस एबायोटिक एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। और दूसरा, इस ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, और ये भी एबायोटिक। इस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को, इस रिलेशनशिप को इकोलॉजी हम कहते हैं, ठीक है। अब इकोलॉजी जो होती है ना, इकोलॉजी है 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ecology have 4 level of ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी का हम ऑर्गेनाइजेशन 4 लेवल पे पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट वो लेवल क्या है, ऑर्गेनिज्म। सेकंड लेवल क्या है, पॉपुलेशन। थर्ड लेवल क्या है, कम्युनिटी, कम्युनिटीज। और फोर्थ लेवल क्या है, बायो। ठीक है, समझ गए। तो 4 लेवल पे, है ना, 4 लेवल पे हम और इकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब एक हम लोग स्टडी करते जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, व्हाट इज ऑर्टिकोलॉजी। ये सब नीट के क्वेश्चन है। व्हाट इज ऑर्टिकोलॉजी, नोट करेंगे। इन ऑर्टिकोलॉजी वी स्टडी रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। रिपीट करना सर में। मालिक शुरू हो गए तुम अभी से, मतलब अभी मैंने एक ही वर्ड बोला है, नोट करो, ध्यान दिया करो। इन ऑर्टिकोलॉजी वी स्टडी relation of individual species. In art ecology we study relation of individual species to its environment. Relation of individual species to its environment, full stop. In this approach, individual species are the unit of, in this approach individual species are the unit of study here we study geographic distribution,
डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पाई जाती है स्पीसीज, है ना, कॉमा, मॉर्फोलॉजी कैसे दिखाई देती है, कॉमा, टेक्सोनोमिक पोजीशन, टेक्सोनोमिक पोजीशन मतलब उसका क्लासिफिकेशन क्या है, एंड लाइफ साइकिल। समझ गए ना? तो यहां पर हम क्या करते हैं, सभी स्पीसीज को नहीं काउंट करते, सब ऑर्गेनिज्म की बात नहीं करते, हम यहां पर पूरी की पूरी स्पीसीज का, जैसे लॉयन का ले लिया, जेब्रा का ले लिया, पूरी की पूरी स्पीसीज और उसके एनवायरमेंट के बारे में हम देखते हैं, कहाँ पाई जाती है, कैसे दिखाई देती है, क्या उसका एडेप्टेशन होता है, क्लासिफिकेशन में कहाँ पे आती है और लाइफ साइकिल उसका क्या होता है। ठीक है। अब दूसरा है सिनकोलॉजी। सिन इकोलॉजी, sin ecology, such a approach where we study group of organism, that is community to its environment। ठीक है, to its environment। अब भाई लोगों मुझे ये बताओ कि व्हाट इज स्पीसीज क्या होती है, व्हाट इज स्पीसीज? बोलो बोलो जल्दी बताओ। लो इतने भी फंस गए यार, इतने आसान से क्वेश्चन फंस गए। बोलो भाई Sir, लोगों। similar fundamental features. इट इज द फंडामेंटल, सर जिनको इंटरप्रीट करा सकते हैं। हाँ शाबाश, वेरी गुड। स्पीसीज का सबसे बड़ा, अगर एक ही स्पीसीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर्स आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, नोट करेंगे। इट इज जनरली डिफाइंड, it is generally defined as a uniform interbreeding population, a uniform interbreeding population spread over time and space, spread over time and space, So time and space for maintenance of its uniformity, in structure, function, reproduction, structure, function, reproduction, growth and development to preserve, growth and development to preserve own genetic stock, to preserve own genetic stock। ठीक है, चलो
अब दूसरी मुझे ये चीज बताएंगे आप, एक और डेफिनेशन आप लोग मुझे बताएंगे, व्हाट इज पॉपुलेशन? बताओ भाई लोगों, पॉपुलेशन क्या होती है? रेयान, क्या होती है बेटा पॉपुलेशन? अयान कहाँ गायब हो गया भैया आज? बोलो बालक, पॉपुलेशन क्या होती है? A large number of organisms living in a particular area. लार्ज नंबर ऑफ, Organisms हाँ living in a particular area, sir. इसीलिए तो population बोलते हैं. ना 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 ना। अच्छा तुम एक बात बताओ, जब हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो पॉपुलेशन सेंसस सेंसस होती है ना? क्यों? ह्यूमन पॉपुलेशन काउंट की जाती है, करते कि नहीं करते बताओ? Yes, sir. Yes, sir. जनगणना. तो किसको काउंट करते हो जनगणना में? मतलब ऑर्गेनिज्म को काउंट करते हो? इंसानों को. हाँ, इंसानों को काउंट करते हो ना? Of same species. राइट, नाउ यू आर राइट। ठीक है, तो आप जब पॉपुलेशन की बात करते हो ना, तो a group of individual population, right Ryan, right, same group or same species. Population is a group of individual organism of same species in a given area. चलो एक और बता दो, कम्युनिटी क्या होती है? व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी क्या होती है? It's a population with similar mindset. Popul- Or class. Or हाँ भैया, class. इकोलॉजिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा, बायोलॉजिस्ट की तरह सोचना पड़ेगा, आम आदमी की तरह नहीं, तभी बता पाओगे। Biological terms. बायोलॉजिकल। अच्छा, of a particular area. Population of a particular area. मैं तुम सबको 10 सेकंड देता हूँ, 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड में, ठीक है ना, मेरे क्वेश्चन का किसी ने आंसर दे दिया तो अभी 1000 रुपए उसको तुरंत ट्रांसफर करूंगा, इनाम है 1001 रुपए। ठीक है, 10 सेकंड है लेकिन टोटल, ठीक है ना, काउंट कर लेना, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। मुझे इसकी हिंदी बता दो। नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर उनके रिलीजियस और कल्चर, माइंडसेट, आइडियोलॉजी सेम होती है, सिमिलर होती है। मैंने कहा ना कि देखो, मैंने तुम्हें टाइम दिया, 1001 रुपए का मैंने इनाम रखा था, है ना, बता नहीं पाए। सर और वो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में रहता है, और क्या होगा? अरे यार, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड कम्युनिटी। समझे? जो डिफरेंट कम्युनिटी आप स्पीशीज क्यों? देखो, जैसे कम्युनिटी क्या होती है कि हम आप रहते हैं, हम आप कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, इंसानों ने कम्युनिटी में रहना सीखा। इसका क्या मतलब हुआ है? इसका सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हुआ? इंसान ने कम्युनिटी में, तब तो रिलीजन जैसी कोई चीज थी नहीं, तो व्हाट वाज द कम्युनिटी? आदमी आया, सोसाइटी। उसने 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 गाय भी पाल ली, उसने बैल भी पाल लिया, उसने कुत्ता रख लिया, ठीक है, एक दो खरगोश पाल लिए, ठीक है, दैट इज सो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का जो ग्रुप बना, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। एक्चुअली कम्युनिटी, कम्युनिटी की हिंदी आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरनेट पे चेक करो, कम्युनिटी को क्या मिल, क्या क्या लिख रहा है? समुदाय। समुदाय आ रहा है ना, समुदाय। मैं कह रहा हूँ ना कि कम्युनिटी, कम्युनिटी इकोलॉजी की हिंदी ढूंढने में मुझे बहुत टाइम लगा, ठीक है। कम्युनिटी क्या होती है? तो कम्युनिटी एक्चुअली ऐसा था कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज मिल करके कम्युनिटी, तो पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती है, समझे ना, कई सारी पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। तो कम्युनिटी का ये मतलब होता है, कम्युनिटी की हिंदी होती है, समुदाय नहीं होता। इकोलॉजी में कम्युनिटी की हिंदी होती है समष्टि।
बायोलॉजी की डिक्शनरी मिलेगी कहीं, इंटरनेट फेल हो जाता है, तो समझे ना, व्हेन इट कम्स टू द साइंस। दोबारा बताइए हिंदी। हिंदी इसकी होती है बेटा, सब मुश्किल से मिली मैं, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको, ये यूपीएससी में मेंस में आता है एक्चुअली, आईएएस के एग्जाम में मेंस का ये इकोलॉजी आती है ना, तो हिंदी में भी पढ़ाना पड़ता है उसको, बोलते हैं समझ, थोड़ा लिखने में मेरा हिंदी में हाथ टाइट है, समष्टि, ठीक है, एक कम्युनिटी, ये इसकी हिंदी थी, ऐसे थोड़ा ना प्राइज रखा था मैंने, ठीक है। तो देखो, नोट करो, इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन of different species in a given area, group of population of different species in a given area, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जहां पे रहते हैं वहां की कम्युनिटी क्या है, तो आप कम्युनिटी में काउंट करोगे इंसान कितने रह रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन क्या है, कुत्तों की पॉपुलेशन क्या है, जितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनकी सबकी पॉपुलेशन, उसको आप बताओगे कि ये कम्युनिटी है यहाँ, ठीक है। तो आप बताओगे, स्पीसीज बताओगे और उसकी पॉपुलेशन बताओगे, तब समझ में आ गया कि व्हाट इज कम्युनिटी, ठीक है। ओके, तो चलो भाई लोगों, अब आ जाते हैं, है ना, इकोलॉजी। तो दो तीन चीजें और बता देता हूँ, नोट करते हो जल्दी जल्दी। व्हाट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी, चलो नोट करो, ये मैं लिखवा देता हूँ, तो आपने नहीं पढ़ा होगा आपसे नहीं पूछूंगा। पॉपुलेशन इकोलॉजी नोट करेंगे हियर। कई बार पूछ लिया जाता है कि इस मान लो पॉपुलेशन इकोलॉजी, बोले इसकी यूनिट ऑफ स्टडी क्या होगी, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, और ये क्वेश्चन कई बार एम्स में पूछेगा और नीट में पूछेगा, नोट करेंगे हियर। यूनिट ऑफ स्टडी इज इंडिविजुअल, समझो पॉपुलेशन इकोलॉजी में यूनिट ऑफ स्टडी इंडिविजुअल होती है, हियर यूनिट ऑफ स्टडी इज इंडिविजुअल, अंडरलाइन करेंगे, यूनिट ऑफ स्टडी इज इंडिविजुअल और सिंगल स्पीसीज, और सिंगल स्पीसीज पॉपुलेशन, here unit of study is individual or single species population, ठीक है। it is studies in terms of size, growth rate, it is studies in terms of size, growth rate, etc, which is chiefly governed by interaction of, which is chiefly governed by interaction of members of population, which is chiefly governed by interaction of member of population, A member of population, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कम्युनिटी इकोलॉजी, ये टाइप्स ऑफ इकोलॉजी हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी, नोट करो हियर। यूनिट ऑफ स्टडी आर group of individual, here unit of study are group of individual, here unit of study are group of individual belonging to different species, of plant as well as animal, so full stop।
प्लांट के बाद क्या बताया? Here, unit of study are group of individual belonging to different species of plant as well as animal. Full stop. The major focus of ecologist is that the major focus of ecologist is that why particular diversity is found at a given location. Next is biome ecology. Here we study interaction between different community. ठीक है? We study all those community which grow under more or less similar condition. More or less in similar condition. Ecosystem ecology. This is the most recent ecology. Here we study interaction between biotic and abiotic component interacting with each other. Biotic and abiotic component interacting with each other. ठीक है? अब देखो भाई, एक इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है, समझिए बात को, है ना? देखो किसी भी इकोसिस्टम में ना, क्या होता है कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, देयर इज सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज सन, है ना? तो सन जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है किसी भी इकोसिस्टम में. दिस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया. तो सन से क्या होता है, एनर्जी आती है इकोसिस्टम के अंदर, है ना? अब क्या होता है इकोसिस्टम में, एक तो होते हैं इस एनर्जी को ट्रैप करने वाले, वो होते हैं प्रोड्यूसर.
तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, बायोमास को प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये कहेंगे कि एक तरह से जो मैकेनिकल एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। सो दे कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो कुल मिलाकर के फूड को बनाने का क्रेडिट प्रोड्यूसर के पास जाता है। प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ये से प्रोड्यूसर से ले लेते हैं कंज्यूमर, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर से एनर्जी को ले लेते हैं। अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों को एक दिन मर जाना है, बोथ विल डाई वन फाइन डे। जब ये मर जाएंगे तो डिकम्पोजर इनको डिकम्पोज कर देंगे, बैक्टीरिया दोनों को ब्रेक कर देंगे। डिकम्पोज करने के बाद बैक्टीरिया इनको बॉडी को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, न्यूट्रिएंट में। और इसके बाद क्या होगा, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट होने के बाद न्यूट्रिएंट फिर से कहां चले जाएंगे, प्रोड्यूसर में, है ना। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी इकोसिस्टम काम करता है ना। इस तरह से कोई भी इकोसिस्टम फंक्शन करता है। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. अब देखो हैबिटेट, वो हैबिटेट क्या होती है, व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या होती है, पहले तो ये बताओ मुझे। The living environment of an organism. हाँ, तो हैबिटेट इज एनी प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स। सिंपल सिंपल टर्म में अगर बोलूं तो हैबिटेट इज द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड परफॉर्म इट्स एक्टिविटी। अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, हैबिटेट इज अ प्लेस वेयर organism lives maximum time and perform its activity। ठीक है, अब किसी भी हैबिटेट के, है ना, तो कोई भी जो हैबिटेट होता है उस हैबिटेट के दो की एलिमेंट होते हैं। सो हैबिटेट हैव की एलिमेंट। हैबिटेट के दो की एलिमेंट है, इट हैव टू की एलिमेंट। कौन कौन से, एक एबायोटिक फैक्टर, मतलब नॉन लिविंग फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, और दूसरे बायोटिक फैक्टर। ठीक है, एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से आते हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, बायोटिक में पैथोजन, पैरासाइट, प्रीडेटर और कॉम्पिटिटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इकोलॉजी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बस ऐसे ही है सब, और इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत है। नोट कर लिया, आगे चला जाए। भाई लोगों नोट कर लिया तो मुझे बताना। Yes, ठीक है, चलो नोट करिए। टेम्परेचर, तो सबसे पहला एबायोटिक फैक्टर डालिए, और एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले आप डालिए टेम्परेचर। सर नहीं हुआ था, आपने हटा दिया।
अब हो गया? यस सर। चलो नोट करो, सबसे पहले डालो टेम्परेचर। तो पहला फैक्टर आता है टेम्परेचर। तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि टेम्परेचर का फर्क पड़ता है दो चीजों में, ठीक है ना? एक तो लैंड और वाटर। तो लैंड में क्या होता है, टेम्परेचर से बहुत फर्क पड़ता है ना? क्यों? लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है। टेम्परेचर का फर्क जो होता है वो वाटर में ज्यादा नहीं पड़ता, ठीक है? क्योंकि वाटर ना जल्दी ठंडा होता है और ना जल्दी गर्म होता है ना? और लैंड में क्या होता है, टेम्परेचर बार बार चेंज होता रहता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत सारी चीजों को अफेक्ट करता है। फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, कि अगर देखा जाए तो जो मेटाबॉलिक रेट होगी, बॉडी की रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो अफ्रीकन की बहुत ज्यादा होगी, हमारी उनसे कम होगी, और जितने यूरोपियन लोग हैं उनकी उससे ज्यादा कम होगी। रीजन क्या है? क्योंकि अफ्रीका में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट है, और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत कम टेम्परेचर है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिक रेट होती है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है, ये सब टेम्परेचर से कंट्रोल होती है, ठीक है ना? तो नोट करेंगे, एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड, एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड varies seasonally. Average temperature in land, average temperature on land varies seasonally. अब देखो क्या होती है, ये हमारी अर्थ हो गई। अर्थ में ये हमारी इक्वेटर हो गई, जो बीच में हमने एक लाइन की चीज को हम इक्वेटर कहते हैं। अब आप इक्वेटर से चाहे आप ऊपर की तरफ जाएं और चाहे इक्वेटर में आप नीचे की तरफ जाएं, चाहे इधर जाओ इक्वेटर में, चाहे इक्वेटर से इधर की तरफ आओ, अर्थ में दोनों तरफ, चाहे तो ऊपर की तरफ क्या है, नॉर्थ पोल है, और नीचे की तरफ है साउथ पोल। ये आपकी हो गई इक्वेटर। सबसे ज्यादा टेम्परेचर इक्वेटर में होता है। तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है? और यहां पे भी जाओगे तो भी डिक्रीज होता, ठीक है? तो नोट करेंगे, इट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। It decreases progressively from equator towards pole, and from plains to mountain tops. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, significance of temperature to living organism when you realize that it affect the enzyme and basal metabolism of organism. सर बेसल के बाद क्या बताया सर? Basal metabolism of organism. ठीक है, फुल स्टॉप। Yes, sir. नेक्स्ट, अब टेम्परेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं भाई लोगों यूरिथर्मल,
और दूसरे होते हैं स्टेनोथर्मल। तो नोट करेंगे, यूरिथर्मल are those organisms which can tolerate and thrive, which can tolerate and thrive in a wide range of, which can tolerate and thrive in a wide range of temperature. नेक्स्ट स्टेनोथर्मल। तो यूरिथर्मल कौन होंगे? ह्यूमन। ह्यूमन सहारा में भी मिलेगा, ह्यूमन आपको आर्टिका अंटार्कटिका में भी मिलेगा, ह्यूमन आपको सब जगह मिलेगा। तो हम अब यूरिथर्मल है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं। स्टेनोथर्मल्स are those organism in fact majority of organism, सर ये दोबारा बताना सर। यार तुम पका लेते हो कसम से, इतनी बार तुम पूछते हो ना लाइन को, सर वही तो डिस्कनेक्ट हो उसमें दुखी कर देते हो तुम सही में। हर लाइन 10 बार पूछते हो ना तुम, इतनी बार कोई नहीं पूछता यार। नोट करो, a few organism, sorry, majority, those organism in fact, those organism in fact majority of organism are restricted to a narrow range of temperature, are restricted to a narrow range of temperature. They are called stenothermal. They are called stenothermal fishes. ना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर झेल सकती, ना बहुत लो टेम्परेचर झेल सकती। इनका फिक्स्ड जिस टेम्परेचर में पाई जाती है बस उसी टेम्परेचर में पाई जाएगी, उससे ऊपर और उससे नीचे का टेम्परेचर नहीं झेल सकती। और मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है? स्टेनोथर्मल। ठीक है, ओके। Yes, sir. टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट। अब देखो ना, सर्दियां आ गई हैं, टेम्परेचर कम है। क्यों टेम्परेचर कम है? दिन छोटा होता है, कम समय पे लाइट, कम समय के लिए लाइट गिरती है, स्लांट गिरती है लाइट की रेज जो होती है अर्थ पे। टेम्परेचर लो है तो प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, मतलब रिप्रोडक्शन हो रहा है। गर्मियां आ जाती हैं, बहुत कम प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका क्या मतलब है? प्लांट की फ्लावरिंग मतलब प्लांट का रिप्रोडक्शन। तो प्लांट का रिप्रोडक्शन भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो नोट करेंगे, टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनिमल के रिप्रोडक्शन के लिए भी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स के रिप्रोडक्शन के लिए। तो नोट करेंगे, इन एनिमल, नेक्स्ट पॉइंट है, इन एनिमल्स मैचुरेशन ऑफ गोनड एंड सेक्स ऑर्गन, इन एनिमल्स मैचुरेशन ऑफ गोनड एंड सेक्स ऑर्गन and liberation of gamete takes place, liberation of gamete takes place at particular temperature.
ठीक है? Yes, sir. और डेसिकेशन जानते हो? डेसिकेशन, डेसिकेशन सूख जाना, सिंपल है ना? सूख जाना, उसका मतलब होता है डेसिकेशन। ठीक है, DESICICCI डेसिकेशन मतलब सूख जाना, ठीक है ना? हाई टेम्परेचर causes desiccation by dehydration. Very low temperature also causes chilling injury. Chilling injury. नीचे एक नोट लिख लो, corals do not flourish when water temperature Sir, goes down. sir, do Coral not coral do not flourish when water temperature goes down below 21 degree centigrade. ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक भाई, क्लियर? ओके। अब एक कुछ चीजें और नोट करवा देता हूं मैं आपको। एक मिनट तो मुझे
इमेज दिखाई थी। अब क्या होता है कि यहाँ पर दिख रहा है, इमेज दिखाई दी कि नहीं भाई, दिख रही है? Yes, sir. No. अब यहाँ पर क्या है कि जैसे हम यहाँ से जाना शुरू करते हैं इक्वेटर से, है ना? जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ, तो देखो जैसे इक्वेटर के पास थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, है ना? तो आपको सबसे पहले मिलेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बड़े बड़े प्लांट मिलेंगे, नीचे ग्रासेस मिलेंगी, चौड़े पत्ती वाले पेड़ और घने पेड़ मिलेंगे। इंडिया में, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उसके ऊपर जाते हैं कोनीफेरस मिलते हैं, ठीक है? कोनीफेरस, कोनीफेरस के ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ ट्री लाइन दिखाई देगी, टुंड्रा है ना? टुंड्रा में क्या है? ट्री लाइन। यहाँ के बाद ट्री खत्म हो जाते हैं, आपको ट्री नहीं मिलेंगे, फिर आप छोटी छोटी आपको घास मिलेगी, और उसके बाद स्नो लाइन स्टार्ट होती है, उसके बाद आपको वेजिटेशन मिलेगा नहीं, सिर्फ स्नो मिलेगी, ठीक है? मतलब कहाँ पे, जब आप पोल पे पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्नो मिलेगा, उसको स्नो लाइन बोलते हैं, ठीक है? टुंड्रा मतलब कश्मीर के बाद जैसे लेह लद्दाख में आप एंटर करोगे, टुंड्रा स्टार्ट हो जाएगा, ट्री लाइन खत्म हो जाएगा, आपको ट्री दिखना बंद हो जाएंगे, ठीक है? तो लेह लद्दाख के बाद ट्री लाइन खत्म है, समझ में आ गया? तो ऐसे धीरे धीरे वेजिटेशन, वैसे हाइट में 1800 से 1300 फीट की हाइट पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उससे ऊपर जहां से 4000 की हाइट पे ग्रासलैंड या डेजर्ट मिलेंगे, उसे और हाइट पे जाएंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट, उससे और हाइट पे कोनीफेरस, उससे और हाइट पे 12000 फीट की ऊंचाई पे टुंड्रा, 13 से 14,500 फीट की ऊंचाई के बाद टुंड्रा मतलब ग्रासलैंड भी खत्म हो जाती है, फिर आपको सिर्फ स्नो कैप्स मिलेंगी। समझ आया? तो एल्टीट्यूड चेंज होने पे और लैटिट्यूड चेंज होने पे दोनों में ही वेजिटेशन चेंज होती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं, चाहे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओ तो टेम्परेचर गिरता जाता है, या फिर आप जैसे प्लेन से माउंटेन के ऊपर भी चढ़ोगे तो भी टेम्परेचर गिरेगा। इसीलिए दोनों ही जगहों पे जब जाने पे क्या होता है कि हमारा जो ये होता है वेजिटेशन होता है वो चेंज होता है। समझ आया भाई लोगों? Yes, sir. तो नोट कर लो। चेंज इन बोथ, इसका स्क्रीनशॉट लोगे? इसका, इस फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? चेंज इन बोथ लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, change in both latitude and altitude shows more or less similar effect on type of major vegetation, similar effect on type of major vegetation of the world. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, on the basis of vegetation, on the basis of vegetation, on the basis of vegetation, world's vegetation is divided in 4 classes. मेगाथर्म्स, मेगाथर्म्स वो वेजिटेशन होती है जो हाई टेम्परेचर पे उगती है, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट ईयर। सवाना, अफ्रीकन जो ग्रासेस होती हैं, हाई टेम्परेचर पूरे साल भर रहता है। मीजोथर्म्स जो प्लेन्स में पाए जाते हैं, यूपी बिहार में पाए जाने वाले प्लांट, ठीक है? हाई एंड लो अल्टरनेट टेम्परेचर, क्या बोलते हैं इनको? डेसिडुअस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों भाई? Yes.
डेसिडुअस और घाना के जंगल, ब्राजील के जंगल, ठीक है। माइक्रोथर्म्स, माइक्रोथर्म्स वो होते हैं जो लो टेम्परेचर में उगते हैं। और चौथे होते हैं भाई लोगों हेकिस्टोथर्म, HEKIASTO, हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टोथर्म वो होते हैं जो वेरी लो टेम्परेचर में उगते हैं, वेरी लो टेम्परेचर। हेकिस्टोथर्म का एग्जांपल है अल्पाइन फॉरेस्ट, और इसका एग्जांपल है कोनिफर्स। आते हैं डन। ठीक है, Yes, sir. राइट। तो आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और जो डायग्राम दिखाया था अभी, जिसका स्क्रीनशॉट लिया, अगर हो सके तो उसको ड्रॉ करना। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? अरे कुछ तो बोला करो। कर लेंगे सर। बढ़िया है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे, है ना। और इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पुराना रिवाइज करते रहिए, क्योंकि मैं कभी भी अब पूछ सकता हूं। पुराना रिवीजन होते रहना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. चलिए।